इसके हाथ में AK-47 राइफल है, AK-47 राइफल है। मैं दर्शकों को बता दूं कि एक प्रतिबंधित हथियार है और कोई भी व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है, इसका लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाता है। तो कायदे से तो बिहार पुलिस को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करना चाहिए और ये AK-47 बरामद करना चाहिए। लेकिन बिहार में तो आप जानते ही IAS और IPS जो है वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। तो सबसे गंदा खेल तो वहाँ भाजपा ने खेला है और कुल मिलाकर आज की तारीख में मुझे वहाँ सबसे मजबूत स्थिति राजू यादव की दिखाई दे रही है, जो भाकपा माले के हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। बिहार उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जो है, जिनके खेमे में जो जो पार्टियां की एक एक सीट जो थी, सारे लोग जो है अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जन स्वराज की बात करें, वो भी नए नए पार्टी बने हैं, लेकिन वो भी चारों सीट पर उम्मीदवार उतार चुके हैं। आज हम बात करेंगे तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जिस तरह से सभी दल जो है अपने दमखम के साथ जो लगे हुए हैं और सभी कह रहे हैं कि NDA कह रही है कि क्लीन चिट है, महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है, RJD कह रही है कि एक भी सीट नहीं मिल रही है। तो एक एक कर कर जो देखा जा रहा है, तो सभी दल जो है अपने अपने वादे और विकास उसमें गिनवाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर है। सर, तरारी विशाल जी को मिला है, बीजेपी की तरफ से है, और उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपने कई बार उठाए, और उसी कहा जाता है कि बीजेपी किसी भी नक्सल या जो भी दबे के होंगे उनको नहीं दिया, लेकिन फिर भी मिल गया। क्या कहेंगे? देखिए, दर्शकों को पता होगा कि आगामी 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, है ना? बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। अभी हम लोग तरारी की बात कर रहे हैं, जो भोजपुर जिले में आता है। और इन चारों विधानसभा सीटों पर इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं कि चारों के जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं। तो तरारी के भी विधायक थे भाकपा माले के सुदामा प्रसाद, तो वो इस बार आरा से सांसद चुन लिए गए। तो तरारी की सीट खाली हो गई है। अब देखिए, इसमें तरारी में जो है वो एक अभी त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन रही है। इसमें भाकपा माले ने खड़ा किया है राजू यादव को। तो ये माले की सीट थी, तो इसलिए इंडिया गठबंधन में इसने राजद ने खड़ा नहीं किया और किसी ने खड़ा किया, माले ने राजू यादव को खड़ा किया, क्योंकि माले की वो अपनी सीट थी, उसको 10 साल से माले ही वहां जीतता आया है। उसके बाद जो नई पार्टी है जन स्वराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को गठन किया है, उसे थोड़ा किरकिरी भी हो गई पार्टी की, क्योंकि पहले उसने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय सेना के हैं, SK सिंह, श्री कृष्ण सिंह, वो तरारी के रहने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फौज का बहुत ऊंचा पद होता है, वो भारतीय सेना के समझिए नंबर 2 पे रह चुके थे और बहुत लंबी सेवाएं उन्होंने दी। तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम का ऐलान किया गया था कि SK सिंह होंगे, और ये सब और एक पूर्व IPS है आनंद मिश्रा, वो भी बहुत दिनों से तरारी में कैंप कर रहे हैं, जन स्वराज के लिए मतलब माहौल बना रहे हैं। तो इसको इन्होंने मतलब एक तरह से प्रतिष्ठा का सीट बना लिया है। लेकिन अंत में ये बात पता चली कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब है, इनका नाम ही मतलब वोटर लिस्ट में है ही नहीं बिहार में कहीं, मतलब तो सूची में नहीं है। तो एक तरह से मतलब थोड़ी फजीहत हो गई पार्टी की, तो इनको मैदान से हटना पड़ा। और आज ही आरा में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जन स्वराज पार्टी का, उसमें किरण सिंह है, एक महिला है, किरण सिंह को मतलब नया उम्मीदवार बनाया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा कि पहले मैं अर्जुन की भूमिका में था, अब मैं कृष्ण की भूमिका में रहूंगा, मतलब अब किरण सिंह का मैं सारथी बन गया हूँ और किरण सिंह मेरी बेटी के समान है, मैं अब उसको जिताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये तो माले और जन स्वराज पार्टी की बात हो गई। सबसे गंदा खेल जो खेला है वहाँ, वो भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। भाजपा ने वहाँ खूंखार अपराधी सुनील पांडे के बेटे को खड़ा किया है, विशाल प्रशांत को। अब देखिए, गंदा खेल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुनील पांडे 2-3 महीने पहले तक राष्ट्रीय लोजपा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। जो राष्ट्रीय लोजपा पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उसके उपाध्यक्ष था। और पशुपति पारस उस पर दावा भी ठोक रहे थे तरारी पर। लेकिन अचानक भाजपा ने एक तरह से अपने सहयोगी दल को ही धोखा दिया और सुनील पांडे और उसके बेटे विशाल प्रशांत दोनों को भाजपा में शामिल कर लिया। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, मंत्री भी हैं, उन्होंने शामिल किया। अब देखिए, सुनील पांडे के बारे में मैं बताता हूँ, ये बहुत खूंखार अपराधी है। ये 2002 की तस्वीर देखिए, इसके हाथ में AK-47 राइफल है, AK-47 राइफल है। मैं दर्शकों को बता दूं कि एक प्रतिबंधित हथियार है और कोई भी व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है, इसका लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाता है। ये सिर्फ सेना और पुलिस का हथियार है।
तो दर्शकों को याद होगा कि फिल्म अभिनेता हैं संजय दत्त, उनके पास AK-56 राइफल बरामद हो गई थी 1993 में। तो मुन्ना भाई को 2-3 साल तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो कायदे से तो बिहार पुलिस को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करना चाहिए और ये AK-47 बरामद करना चाहिए। लेकिन बिहार में तो आप जानते ही IAS और IPS जो है वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। इतने ज़्यादा नामर्द और नपुंसक हैं कि किसी की औकात नहीं है सत्ताधारी पार्टी के गुंडों पर एक्शन लेने की। तो इसलिए सुनील पांडे के ठिकानों पर किसी तरह का रेड नहीं हो रहा है। और अभी कुछ साल पहले आरा में सिविल कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, उसमें 2-3 लोग मारे गए थे। लंबू शर्मा नाम का अपराधी भाग गया था। लंबू शर्मा ने ही बाद में बताया था कि वो ब्लास्ट का षड्यंत्र सुनील पांडे ने ही रचा था। तो सुनील पांडे अपराधी, इसका भाई हुलास पांडे है वो भी अपराधी है, वो भी पहुंच गया है भतीजा का प्रचार में। हुलास पांडे ने तो परमेश्वर मुखिया की हत्या ही करवाई थी, सीबीआई ने उसको चार्जशीट किया हुआ है। तो हुलास पांडे भी पहुंच गया है। अब कल से एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है, वो इसकी विशाल प्रशांत की, जो उम्मीदवार बना है, कि वो मतलब विजयादशमी के समय जो हथियारों की पूजा होती है, शस्त्र पूजा कर रहा है, और शस्त्र पूजा में कार्बाइन हथियार है। कार्बाइन भी एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई व्यक्ति कार्बाइन को नहीं रख सकता है और उसका भी लाइसेंस जारी नहीं होता। मतलब बाप बेटे दोनों आप कह सकते हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बाप के ही नक्शे कदम पर ये है। और भाजपा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि राजनीति में शुचिता की बात, वंदे मातरम की बात, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की बात, राष्ट्रवाद और क्या क्या ऊंची ऊंची बातें, और उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में कोई अपराध करेगा तो उसका हम लोग गया में पिंडदान कर देंगे। इतने बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं वो भाजपा। आज देखिए उसके राम भक्त जो हैं वो सुनील पांडे और विशाल प्रशांत जैसे अपराधियों के चरणों में लौट रहे हैं। तो सबसे गंदा खेल तो वहाँ भाजपा ने खेला है। और कुल मिलाकर आज की तारीख में मुझे वहाँ सबसे मजबूत स्थिति राजू यादव की दिखाई दे रही है, जो भाकपा माले के हैं। क्योंकि माले का जो एक कैडर वोट होता है वो इधर उधर नहीं जाता है, वो फिर चुपचाप उसी को वोट देता है। और अभी सुदामा प्रसाद जिस तरह से आरा में जीत गए हैं लोकसभा के, तो उससे भी माले कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है। किरण सिंह जो आई हैं वो साफ सुथरी छवि की हैं, संभवतः राजपूत बिरादरी से आती हैं। तो वो सुनील पांडे को जो भूमिहार है, सुनील पांडे का बेटा, तो उसको मतलब एक झटका दे सकती है अगड़ों का वोट काट के। तो आज की स्थिति में मुझे सबसे भारी पलड़ा तो राजू यादव का ही तरारी में दिखाई पड़ रहा है जी। ये पांडे जी का कुछ जो पूर्व में रहे विधायक भी रहे हैं, तो कुछ इनको बेनिफिट मिलेगा पुत्र को कि पहले में जो मेरा दबदबा था और अभी का जो जिस तरह से उनका कार्य रह रहा है और काफी सारे जो इनके नाम पे जो चले हैं। देखिए वहाँ भूमिहार में भी दो फाड़ हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हुलास पांडे ने ही परमेश्वर मुखिया की हत्या करवाई थी, और मेरी ही रिपोर्ट पर सीबीआई ने उसको चार्जशीट भी किया। और वो जो हत्या भी हुई थी वो भी भोजपुर में ही वर्चस्व की लड़ाई को लेके हुई थी, क्योंकि जो परमेश्वर मुखिया था वो अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहता था। कुमार इंदु भूषण नाम है परमेश्वर मुखिया के बेटे का। और ये जो पांडे बंधु हैं सुनील पांडे और हुलास पांडे, ये अपना वर्चस्व रखना चाहते थे। उसी में परमेश्वर मुखिया की हत्या हो गई। तो उसमें जो मुखिया के जो समर्थक हैं, मतलब कुमार इंदु भूषण के जो समर्थक हैं, वो जो है वो इसके खिलाफ मतदान करेंगे, सुनील पांडे के बेटे के खिलाफ मतदान करेंगे। पिछली बार जो 2020 में चुनाव हुआ था तराड़ी में, उसमें सुनील पांडे दूसरे नंबर पर रहा था निर्दलीय होके। उस समय भी उसकी हार की यही वजह थी कि जो कुमार इंदु भूषण के समर्थक हैं, परमेश्वर मुखिया के बेटे के समर्थक, उन्होंने उसके खिलाफ मतदान कर दिया था। तो वहाँ तराड़ी के भी भूमिहार मतदाता दो खेमों में बटे हुए हैं जी। तो दूसरे नंबर पे थे शायद इस बार जो है उपचुनाव साल 6 महीने के कार्यकाल हैं, फिर भी लगता है कि सेमीफाइनल में चले जाएंगे। अब मुझे तो नहीं लगता, कार्यकाल देखिए 1 साल का है। अभी अगले नवंबर में 25 के चुनाव होंगे, अभी अक्टूबर है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे अभी भी यही मैं कहूँगा कि राजू यादव का पलड़ा ही मजबूत लगता है। और इस बार एक नया फैक्टर आया है, जनसुराज पार्टी, जो पिछले चुनाव में फैक्टर नहीं था। तो जनसुराज बहुत लोगों का मतलब उसके प्रति मैं देख रहा हूँ कि एक अलग किस्म का बहुत सारे युवाओं में उत्साह है। और बहुत सारी अगड़ी जातियों का वोट भी उसको मिलेगा। तो वो एक नया फैक्टर है जो सुनील पांडे को नुकसान पहुंचाएगा जी। लगता है कि ये बीजेपी जिस उम्मीदवार को उतारी है तो तीसरे नंबर पे, जनसुराज दूसरे नंबर पे और माले पहले नंबर पे। उसी की संभावना ज़्यादा है, जो आपने जो मतलब जो बताया ना, उसी की संभावना ज़्यादा बन रही है
कि माले पहले नंबर पर रहेगा, जन स्वराज पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी और भाजपा तीसरे नंबर पर चली जाएगी। क्लीन चिट की बात जो कह रही है कि एनडीए क्लीन चिट 4 सीटों पर पूल देखिए भाषणबाजी तो मोदी जी देते थे ना, अब की बार 400 पार, क्या हो गया? अब की बार 400 पार देते थे ना मोदी जी लोकसभा चुनाव के पहले, कहाँ चला गया नारा? अयोध्या तक में हार गए। सामान्य 400 तो छोड़ दीजिए, सामान्य बहुमत नहीं मिली, है ना? तो ये सब तो चुनाव के पहले एक हाँकने की बात होती है, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह कहा जाता है। इसका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है जी। तो क्या लगता है कि अब इस बार का जो चुनाव होगा त्रिकोणीय बन गया है, तो क्या बीजेपी अपने जो उम्मीदवार खड़ा किए हैं, लगता है कि बाद में पछतावा होगा कि इन उम्मीदवारों को? ये पछतावा तो होना ही। देखिए भाजपा एकदम जो कहते हैं ना कि बाई हुक और बाई क्रुक किसी तरह सीट जीत लेना चाहती है, और इसके लिए उसने अपने जो भी सिद्धांतों की बात करती है पार्टी, सारे सिद्धांतों की उसने तिलांजलि दे दी है। बिल्कुल मतलब निर्लज होकर वो मैदान में उतर गई है। तो इसका तो नुकसान होगा ही। अब पछतावा होता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से अब बीजेपी के सांसद का बयान आ रहा है कि बिहार में रहना है तो हिंदू, और जैसे नारा जो है उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह यूपी में भी कहा गया था बटोगे तो कटोगे, तो क्या लगता है इस तरह का बयान जो है? ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी वाला नारा है जो अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने दिया है। कायदे से तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये तो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, और मैं इस बात की बहुत निंदा करता हूँ। जो उसने गिरिराज सिंह की जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा हुई थी, इसका समापन था अररिया में, और उस यात्रा को मैं रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा कहता हूँ। उसी में प्रदीप सिंह ने बयान दिया जो बहुत ही आपत्तिजनक, बहुत ही गलत बयान है, और इस देश को गृह युद्ध में झोंकने का ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तो भाजपा सांसद की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे? इनका साफ तौर पे कहना है कि तरारी का जो मूड है एक तरफा हो गया है, सीपीआई माले को जीत मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, सीपीआई माले के हैं, प्रशांत किशोर की तरफ से, जनसुराज से जो उम्मीदवार आए हैं, और बीजेपी की तरफ से जो लाए गए हैं, सब में कुछ ना कुछ जो है एक अलग सी छवि दिख रही है। तो छवि के अनुसार जो मिल रहा है, और साथ में सांसद बने हैं सीपीआई माले का, तो उनका भी बढ़त दिख रहा है। उसके कारण जो है सीपीआई माले जो है उपचुनाव में उनका जो है जीत सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसा 23 तारीख को क्या होता है वो देखना जायज होगा। इस तरह के तमाम खबरें बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज इंडिया। धन्यवाद।